और एक होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। मेरे थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। मेरे को आदत है ऐसे लिखने का। तो ब्लड किससे मिलकर बना होता है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, दो पार्ट से बना होता है। प्लाज्मा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। आपका प्लाज्मा जो होता है 55% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। ये जो होता है 55% होता है, बाकी रिमेनिंग कितना बचा? 45% आपका फॉर्म्ड एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। प्लाज्मा की मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, क्वालिटी क्या होते हैं? प्लाज्मा होता क्या है, कैसे दिखता है? प्लाज्मा जो होता है पेल येलो बोल सकते हो या स्ट्रॉ कलर्ड होता है, ठीक है। ब्लड का ही एक कंपोनेंट है। अगर अपन फॉर्म्ड एलिमेंट्स को हटा देंगे तो क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा जो होता है आपका 55% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, और इस 55% में प्लाज्मा में वाटर कंपोनेंट जो होता है 90 to 95% होता है, ठीक है। वाटर जो होता है इसमें 90 to 95% वाटर होता है, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग होता है वो क्या होता है प्लाज्मा में? प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं? एल्ब्यूमिन होते हैं, ग्लोब्यूलिन होते हैं, और क्या होता है एक? क्या? फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन का फंक्शन क्या होता है? हाँ, ब्लड क्लॉट बनाता है, ठीक है। तो ये प्लाज्मा में वाटर हो गया 90 to 95%, बाकी जो रिमेनिंग होते हैं प्रोटीन्स होते हैं। फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन हो गया आपका, एल्ब्यूमिन हो गया। ये सब के फंक्शन पता है आपको? एल्ब्यूमिन क्या करता है? ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन जो होता है आपका मेनली डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है, ठीक है। जो फॉरेन बॉडी आते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, ठीक है। एल्ब्यूमिन जो होता है ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है। मतलब बताया था ना कि ब्लड का एक पर्टिकुलर प्रेशर होता है ना, 120 एम ऑफ 120 80 एम ऑफ एच होता है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या करता है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आता है आप लोगों को क्या होता है? नहीं, वो होम्योस्टेसिस तरफ जा रहे हो आप लोग। क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर? क्या होता है, ब्लड में जो प्रोटीन रहता है ये क्या करता है, वाटर को होल्ड करता है, ठीक है। वाटर को होल्ड करेगा। जैसे वाटर बढ़ता है ब्लड वेसल में, जैसे एक ट्यूब है उसमें पानी भरते जाओगे ट्यूब का प्रेशर बढ़ेगा ना। तो ये एल्ब्यूमिन क्या करता है, एल्ब्यूमिन जो है वाटर को होल्ड करके रखता है, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्स जो होते हैं उसमें टेंशन बने रहता है, एक पर्टिकुलर प्रेशर बने रहता है। तो एल्ब्यूमिन का फंक्शन मेनली होता है आपके ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको मेंटेन करना। ग्लोब्यूलिन का फंक्शन होता है, ये जो होता है डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है। कोई भी फॉरेन बॉडी घुस रहा है, कोई वायरस आ रहा है, उसको न्यूट्रलाइज करता है। फाइब्रिनोजन का काम होता है ब्लड का थक्का बनाना। कहीं पे आपके वेसल इंजुरी हुई, कोई रप्चर हुआ, ब्लड लीक हो रहा है, थोड़े टाइम बाद देखोगे आपके क्लॉट बन जाता है ना, तो उसमें फाइब्रिनोजन काम करता है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग? ठीक। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या पार्ट होते हैं? प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसी, इसका काउंट पता है कितना होता है पर 100 एम ऑफ क्यूब में? पर एम ऑफ क्यूब में, हाँ कितना होता है? हाँ, उतना एवरेज ले सकते हो। और एनसीईआरटी का अकॉर्डिंग जाओगे तो 5 to 5.5 मिलियन पर एम क्यूब होता है, ठीक है। आरबीसी को क्या बोलते हैं, जैसे हिंदी में रेड ब्लड सेल्स क्या होता है? हाँ, लाल रुधिर कणिकाएं, एरिथ्रोसाइट्स, गुड। पर एम ऑफ क्यूब होता है ये, ठीक है। आरबीसी के अंदर क्या होता है अपना? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का एवरेज रेंज कितना बताया था मैंने? 12 to 14 एवरेज ले सकते हो आप, 12 to 16 अगर जेंडर स्पेसिफिक नहीं बोला है तो, है ना। अगर पूछ रहा है फीमेल्स में कितना होता है तो 12 से 14, मेल में पूछ रहा है तो 14 से 16, ठीक। उससे कम हो गया है अगर हीमोग्लोबिन तो क्या बोलेंगे पेशेंट को? एनीमिक है, पेशेंट को एनीमिया है, खून की कमी है, ठीक। रेंज लिख देता हूँ, एवरेज लिख दे रहा हूँ मैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं कर रहा हूँ, ठीक। यूनिट्स वगैरह देख लेना, मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है ये।
मतलब कि 100 ml ब्लड में आपका 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। ठीक, हीमोग्लोबिन का काम क्या है, फंक्शन क्या है, अभी बताया था स्टार्टिंग जो मैंने इंट्रो लिया, क्या काम होता है हीमोग्लोबिन का, ऑक्सीजन को बाइंड करने का काम करता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होता है दो पार्ट होते हैं इसके भी, हीम और ग्लोबिन, हीम और ग्लोबिन। ठीक है, हीम जो होता है आयरन होता है, ग्लोबिन जो होता है प्रोटीन का बना होता है। तो इसका जो हीम वाला पार्ट होता है आयरन, आयरन ही जो होता है बेसिकली ऑक्सीजन को बाइंड करता है। ठीक, ऑक्सीजन को ये बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद जहाँ पे टिश्यू में या सेल्स में रिक्वायरमेंट है वहाँ जाके छोड़ देगा। ठीक, तो ये फंक्शन है इसका हीमोग्लोबिन का। अब हीमोग्लोबिन जैसे कम होता है तो मतलब जो इंडिविजुअल है या जो पेशेंट है पेल दिखाई देता है। ठीक, WBC, WBC में इसको भी अपन दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं, किसी को पता है कैसे बांटते हैं WBC को? हाँ, ग्रेन्युलोसाइट्स, ए ग्रेन्युलोसाइट्स, कणिका युक्त और सॉरी ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स से लिख देता हूँ मैं। भैया इरेज कैसे हुआ? ये वाला है क्या, ये वाला? अच्छा ठीक, लिख लिया था ना। WBC से ही कंटिन्यू करता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से अच्छा सॉरी वाइट, ठीक है, मेरे को आदत नहीं यार एक्चुअली इसका। ये वाला अच्छा यहाँ से ये वाले में ठीक है, हो गया। हाँ ये वाले को अरे बुलाना पड़ेगा उनको। हाँ हो गया चलो ठीक है। ये इसके कितने कंपोनेंट होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, ए ग्रैन्युलोसाइट्स अकड़िका में बोलते हैं जिसको, ए ग्रैन्युलोसाइट्स, और एक हो गए आपके ग्रैन्युलोसाइट्स। ठीक, बता सकते हो इसमें क्या क्या आते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट्स में और ग्रैन्युलोसाइट्स में? नहीं, मायोग्लोबिन तो आपका बहुत मसल सेल्स में चले गया। ए ग्रैन्युलोसाइट्स मेनली जो WBCs होते हैं ना, 5 तरीके के सेल्स होते हैं WBCs जो होते हैं, मतलब ये वाइट ब्लड सेल्स हैं, एक ही टाइप का नहीं होता। जैसे अपना RBC एक ही टाइप का होता है, तो WBCs जो होते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिसमें 5 तरीके के सेल्स होते हैं। उसको अपन डिवाइड करते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट्स और ग्रैन्युलोसाइट्स में, कि उन सेल्स में ग्रैन्यूल्स पाए जा रहे हैं कि नहीं, जो कणिकाएँ होती हैं वो पाई जा रही है कि नहीं। ठीक है, तो जो ए ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं इसमें दो टाइप के आते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं और लिम्फोसाइट्स होते हैं। ठीक, दो टाइप के इसमें आते हैं। सॉरी हाँ, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स होते हैं। सॉरी, ये जो है आपका उसका पार्ट आएगा। फिर सही रहेगा। अच्छा यहाँ से स्लाइड ही नेक्स्ट आ गया, सॉरी। जो ए ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं इसमें आएंगे आपके मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ठीक है, और ग्रैन्युलोसाइट्स में क्या क्या आते हैं? न्यूट्रोफिल्स और इयोसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। गुड,
ये नाम क्यों दिया गया है पता है आप लोगों को? इसको इओसिनोफिल्स ही क्यों बोलते हैं, न्यूट्रोफिल्स ही क्यों बोलते हैं, बेसोफिल्स ही क्यों बोलते हैं? एनी आइडिया? तो देखो अपन इसको वैसे तो नहीं दिख जाता है, मैं आपको WBC दूंगा, बताओ ये ग्रेनुलोसाइट्स है, ये ग्रेनुलोसाइट्स है। उसके लिए अपन क्या करते हैं, स्टेनिंग करते हैं, मतलब सेल्स को, कोशिकाओं को रंगते हैं, ठीक है। एक अपन प्रॉपर ब्लड ड्रेन करेंगे, स्लाइड बनाते हैं, स्लाइड बनाने के बाद उसका स्टेनिंग करते हैं, स्टेनिंग करने के बाद उसको वॉश करेंगे, देन वॉश करने के बाद माइक्रोस्कोपिक व्यू से अपन देखते हैं इसमें ग्रेन्यूल्स है कि नहीं है, उसके हिसाब से फिर अपन कैटेगराइज करते हैं। तो जो अपन डाई यूज़ करते हैं सेल्स को रंगने के लिए, ठीक है, ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं न्यूट्रल होते हैं उसके लिए, मतलब किसी भी तरीके का रिएक्शन नहीं देते हैं, इसलिए इनको नाम दिया गया है न्यूट्रोफिल्स। इओसिनोफिल्स जो होते हैं, इओसिनोफिल्स जो होते हैं मेनली एसिडिक डाई होते हैं। इओसिन करके एक डाई होता है और उस जो उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है एसिडिक होता है, इसलिए इसको बोला जाता है इओसिनोफिल्स। मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक है एसिडिक, थोड़ा एसिडिक मीडियम में जो ग्रेन्यूल्स होते हैं एसिड मीडियम में रंग जाते हैं, ठीक। बेसोफिल्स नाम से क्या लग रहा है, बेसिक मीडियम में जो बेसिक डाई यूज़ करते हैं उसमें ये कलर शो करते हैं इसके ग्रैन्यूल्स, ठीक है। इसमें ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं इसलिए इनको ग्रैनुलोसाइट्स, इसमें ग्रैन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं इसलिए इनको ए ग्रैनुलोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो मोनोसाइट्स होते हैं इसमें न्यूक्लियस एक होता है, ठीक। और ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं पता है आपको? नहीं पता? दो टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, ठीक। ठीक है, कुछ डाउट है क्या? एक एक पॉइंट करके मतलब कैसे बोल रहे हैं? हम्म जैसे न्यूट्रोफिल्स है ये बता देते ठीक है सर। ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ठीक है, न्यूट्रोफिल से चालू करते हैं। WBC का एक पार्ट है, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, ठीक है। इसका न्यूक्लियस जो होता है मल्टी लोब्ड होता है, मल्टी लोब मतलब न्यूक्लियस जो होते हैं लोब्स में होते हैं इसके, ऐसे टाइप से समझ लो, ऐसे टाइप के, ठीक। और ये किसी भी डाई के लिए क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक। और ये कितना % कंट्रीब्यूट करता है, आइडिया है आपको WBC का? 60 अराउंड 65% कंट्रीब्यूट करता है, ठीक। हाँ सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल ही होता है आपका WBCs में, ठीक है। ये सारे सेल्स जो होते हैं आपके डिफेंस मैकेनिज्म में काम करते हैं ना, कोई भी फॉरेन बॉडी आता है तो उसके अकॉर्डिंग ये लोग रिएक्ट करते हैं, ठीक है। फेगोसाइटोसिस समझ में आता है आपको? फेगोसाइट्स क्या होते हैं? भक्षक कोशिकाएं बोलते हैं शायद हिंदी में। क्या काम करते हैं भक्षक कोशिकाएं जो होती हैं? कोई भी फॉरेन बॉडी अगर आपके ब्लड में आए या शरीर में एंटर किया है उसको ये डिटेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद इनगल्फ करते हैं। ऐसा नहीं होता है आया ख़त्म किया बस, ये लोग प्रॉपर मेमोरी भी रखते हैं उसका कि हाँ ये बंदा आया है, ये अपने बॉडी के लिए हार्मफुल है, उसको ये लोग प्रॉपर मेमोरी इनका रहता है। अगर फिर से वही एंटीजन आ रहा है आपके बॉडी में, वही वायरस आ रहा है, तो उसको रिस्पॉन्स जो है थोड़ा तगड़ा रहता है, अच्छे से रहता है। मतलब पहली बार आता है तो आपके शरीर में सिम्टम्स दिखेंगे, आपको फीवर आएगा, थोड़ा वीकनेस लगेगा, ठीक है, ये सारे सिम्टम्स के साथ आता है जब फर्स्ट टाइम एंटर कर रहा है पैथोजन, ठीक। देन सेकेंड टाइम क्या रहता है, अपना बॉडी प्रिपेयर रहता है कि भाई ये बंदा अपने इम्यून सिस्टम के लिए, अपने शरीर के लिए हार्मफुल है, तो इसके लिए अपने को थोड़ा रेडी रहना है। तो क्या करता है जब वही पैथोजन सेम टाइम एंटर करता है
तो अपने उसके लिए अपनी बॉडीज़ जो होती हैं एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर करके रखती हैं, तो तब आपके मतलब तब आपको सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, वो एंटीजन आपके बॉडी में है बट आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि उसके अगेंस्ट आपकी एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है। ठीक, इओसिनोफिल्स के बारे में लिख लीजिए। इओसिनोफिल्स भी ग्रेनुलोसाइट्स में आएंगे आपके, ठीक है। इओसिनोफिल्स ये 2 to 3% होता है आपका, जो टोटल WBCs है उसका 2 to 3% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। इओसिनोफिल्स जो होते हैं मेनली आपके एलर्जिक रिएक्शन में बढ़ जाते हैं। मान लीजिए मैं मतलब एक डॉक्टर के पास जा रहा हूँ एक कंप्लेंट लेके, मुझे बहुत ईचिंग हो रहा है, रैशेस हो रहे हैं, शरीर में चत्ते पड़ रहे हैं लाल लाल कलर के, आँख से आंसू आ रहे हैं, बहुत छींक आ रहा है। मैं जाऊँगा डॉक्टर के पास, डॉक्टर को कुछ भी मतलब सिम्टम नहीं दिखेगा किसी भी तरीके का, कोई भी पैथोजन मतलब कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं दिखेगा, बस यही सिम्टम्स दिख रहे हैं कि बहुत ईचिंग हो रही है, रेडनेस है बॉडी में, स्नीजिंग है, रनी नोज है, रेड आई है, आँख लाल हो गया, नाक बह रहा है, छींक आ रहा है, ये सिम्टम लेके आएगा पेशेंट। तो मैं क्या इन्वेस्टिगेशन लिखूंगा पेशेंट को, ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा, WBC भेजूंगा, उसका WBC भेजूंगा, अगर वो एलर्जिक रिएक्शन है तो उसका इओसिनोफिल्स बढ़ा हुआ आएगा। ठीक, और ये क्या होते हैं, इसके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, कौन से डाई के लिए वो रिएक्टिव होते हैं, इओसिनोफिल्स, इओसिन डाई बोल सकते हो या एसिडिक बोल सकते हो। ठीक, सेम गोज विद बेसोफिल्स, बेसोफिल्स होते हैं 0 to 2% होते हैं और ये बेसिक डाई से रिएक्ट करते हैं। ठीक, अब आ जाइए आप लोग ए ग्रेनुलोसाइट्स में। ए ग्रेनुलोसाइट्स में क्या होते हैं, जो इनका साइटोप्लाज्म होता है, सेल पता है ना, सेल में एक न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है ना, तो इनका जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, इसलिए इनको ए ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं। अब आता है आपका मोनोसाइट्स। ठीक है, मोनोसाइट्स एक तरीके का ए ग्रेनुलोसाइट है, न्यूक्लियस जो होता है इसमें भी एक होता है, सिंगल न्यूक्लियस होता है। ठीक, मोनोसाइट्स जो होते हैं आपके ये भी एक तरीके का फेगोसाइट होता है, जो भी पैथोजन आता है उसको इंगल्फ करने का काम करता है। बेसिकली जो WBCs होते हैं सबका एग्रीगेट वर्क वही होता है कि फेगोसाइटोसिस करेंगे, एक आपका इम्यून सिस्टम डेवलप करेंगे, मेनली ये जो होता है मेमोरी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये उस पैथोजन का प्रॉपर मेमोरी रखते हैं कि हाँ ये पैथोजन आ चुका है, ये बॉडी के लिए हार्मफुल है, नेक्स्ट टाइम आएगा तो अपना रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, है ना। तो ये जो होते हैं मेमोरी सेल्स होते हैं। मेन फंक्शन फेगोसाइटोसिस ही याद रखिए आप लोग, ठीक है, WBCs का। ये हो गया लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स का फिगर मुझे एक्चुअल में याद नहीं आ रहा है, ये अराउंड 8 to 12% कुछ होता है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा या मैं कल आपको बता दूंगा इसका, ठीक है, एक्चुअल फिगर इसका क्या है। लिम्फोसाइट्स का मेनली वर्क वही है, मेमोरी ये लोग रखते हैं कि जो भी पैथोजन आता है उसको आइडेंटिफाई करके रखते हैं, मेमोराइज करके रखते हैं कि हाँ ये पैथोजन अपने बॉडी के लिए हार्मफुल है। ठीक, यहाँ तक हो गया। हाँ मतलब जो फर्स्ट टाइम आपके बॉडी में आ रहे हैं ना वो पैथोजन, पैथोजन मतलब बेसिकली होता है कि जो आपके बॉडी पे के इम्यून रिस्पांस को प्रमोट करता है या स्टिमुलेट करता है, वो पैथोजन कहलाता है। कि मतलब जिसके शरीर में एंटर होने से आपके शरीर को नुकसान है वो पैथोजन है, जो आपके शरीर को हार्म कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। पैथोजन फॉरेन बॉडी बोल सकते हो या पैथोजन बोल सकते हो। पैथोजन मतलब जो आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करे। ठीक, RBC का लाइफ स्पान पता है कितना होता है?
120 डेज, वेरी गुड। उसके बाद क्या होता है? 120 दिन का हो गया आरबीसी, दिन उसके बाद क्या होता है? स्प्लीन में क्या होता है? उसका डिग्रेड हो जाता है, तोड़ देते हैं उसको, ठीक है। तो कैसे होता है, मतलब अब सेल को तो पता नहीं है, वो लिख के तो नहीं चल रहा है कि मैं 120 दिन का हूँ भाई, मेरे को निपटा दे, है ना। तो पता कैसे चलता है बॉडी को, शरीर को पता कैसे चलता है? तो बेसिकली क्या होता है, आरबीसी एक सेल है, सेल जो होता है एक मेम्ब्रेन से घिरा होता है ना। तो स्टार्टिंग जो न्यूली फॉर्म्ड आरबीसीज होती है ना, उनके सेल्स जो होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं काफ़ी, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, सो दैट कि वो ब्लड वेसल से इजीली पास आउट हो सके, निकल सके। तो जो स्प्लीन होता है, जो प्लीहा जो बोल रहा, स्प्लीन में क्या होते हैं, बहुत सारे माइन्यूट, मतलब एकदम पतले नैरो वेसल्स होते हैं। तो उसमें जो नए आरबीसीज होते हैं वो तो इजीली निकल जाते हैं अपने आप को फोल्ड करके, बेंड करके, है ना। और जो ओल्ड एज आरबीसी रहते हैं, 120 दिन वाले हो गए, जरूरी नहीं है 120 दिन है तो 120 दिन वाले ही मरेंगे, उससे पहले वाले भी जो अगर पास आउट नहीं हो पा रहे हैं स्प्लीन, उनको खत्म कर देता है, निपटा देता है, फैगोसाइटोसिस के थ्रू ही खत्म होते हैं सब, ठीक। तो हीमोग्लो आरबीसी के अंदर क्या बताया था मैंने, क्या होता है? पिगमेंट कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन, है ना। तो आरबीसी टूटेगा तो क्या रिलीज होगा आपका? सेल मेम्ब्रेन टूट गया आरबीसी का, है ना। तो उसके अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन बाहर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? है ना, बाहर आएगा। तो हीमोग्लोबिन कौन कौन से पार्ट से बना होता है? मतलब दो पार्ट बताया था, हीम और ग्लोबिन, है ना। तो जो ग्लोबिन वाला पार्ट है उसको शरीर तोड़ देता है, तोड़ने के बाद क्या, प्रोटीन किससे बना होता है? यूनिट क्या होता है प्रोटीन का? अमाइनो एसिड से बना होता है ना। तो जो ग्लोबिन पार्ट है, प्रोटीन है, टूट के क्या बनाएगा? अमाइनो एसिड। तो वो जो होता है आपके अमाइनो एसिड पूल में आ जाता है, फिर से शरीर उसको मतलब यूज़ कर लेती है। जो आपका हीम वाला पार्ट है, आयरन, आयरन भी जो होता है टूटने के बाद शरीर में आ जाता है। तो ये जो आपका वो वाला पार्ट है, ग्लोबिन वाला पार्ट है, हीम एंड ग्लोबिन दो से बना होता है ना। तो वो वाला पार्ट जो होता है एक पिगमेंट बनाता है। क्या पिगमेंट बनाता है, आइडिया आप लोगों को? बिलीरुबिन सुने हो? हाँ, पीलिया जो हो जाता है बोलते हैं ना पेशेंट को, तो बिलीरुबिन ये जो पिगमेंट होता है आरबीसी के टूटने से ही बनता है, ठीक। आरबीसी के टूटने से बनता है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन का लेवल अगर एक लेवल से ज़्यादा हो जाता है, मतलब एक रेंज होता है उसका एक पर्टिकुलर, आप 0.5 से 1.2 समथिंग कुछ होता है mgdl ऐसा बस, ठीक है। उस रेंज से अगर ज़्यादा होता है तो आपका शरीर फिर पीला दिखने लगता है। उस कंडीशन में क्या बोलते हैं, पेशेंट को है पीलिया। वो एक बीमारी नहीं है, एक सिम्टम है, वो बता रहा है कि आपके शरीर में कुछ दिक्कत है, ठीक है। शरीर आपको, मतलब बॉडी आपको कुछ ना कुछ साइन जरूर देती है कि भाई दिक्कत है तुम्हारे शरीर में, ठीक है। तो ये जॉन्डिस के बारे में हो गया। पीलिया है क्या, बेसिक आप बता सकते हो कि पीलिया क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया ना। प्लेटलेट्स के बारे में बताओगे, क्या होता है प्लेटलेट्स, क्या बोलते हैं और उसको, और दूसरा नाम क्या है प्लेटलेट? जैसे आरबीसी का एरिथ्रोसाइट्स हो गया, है ना, डब्ल्यूबी, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स क्यों बोलते हैं प्लेटलेट्स को? कल बताया था ना, प्लेटलेट का मेन काम क्या है? ब्लड क्लॉटिंग। थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बो मीन्स, थ्रोम्बस मीन्स होता है मेनली क्लॉट। तो वो सेल्स जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं उनको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, ठीक। ये जो सेल्स होते हैं प्लेटलेट, इनमें न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता है? होता है न्यूक्लियस, होता है कि नहीं होता? प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। आरबीसीज में न्यूक्लियस होता है, होता है कि नहीं होता है? पूछते हैं, क्वेश्चन आता है ना ये तो। नहीं होता, रेड, हाँ, रेड ब्लड सेल्स में नहीं होता। डब्ल्यूबीसीज में होता है, हाँ अभी तो बताया ना, मल्टी लोब्ड होता है, बाई लोब्ड होता है, तो न्यूक्लियस डब्ल्यूबीसी में बस होता है, बाकी में नहीं होता है, ठीक। तो जैसे क्या बोलते हैं, पैटर्निटी टेस्ट वगैरह आप जैसे न्यूक्लियस से आप लगा सकते हो, ब्लड के थ्रू भी हो जाता है पैटर्निटी टेस्ट, बच्चा है कि नहीं है ऐसा, मतलब किसका बच्चा है वो, ठीक है। यहाँ तक हो गया। प्लेटलेट्स का रेंज क्या होता है पता है, कितना होता है? 1 से 1.5 लाख एक रेंज ले सकते हो, और टू बी स्पेसिफिक, अगर स्पेसिफिक जाओगे तो 1.5 लाख से 3 लाख के बीच होता है, ठीक। अगर प्लेटलेट की संख्या कम हो जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे, कल बताया था ना आप लोगों को। प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं तो क्या सिम्टम्स दिखेंगे, मतलब प्लेटलेट क्या काम करता है शरीर में आपके? थक्का जमाता है ना। प्लेटलेट कम है तो क्या होगा?
थक का जमने मतलब लेट से जमेगा या जमेगा ही नहीं, है ना। तो पेशेंट कोई आ रहा है, मान लो कि कुछ और तुमको समझ नहीं आ रहा है कि हीमोफीलिया नहीं है उसको, या और कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर नहीं है जिसकी वजह से उसका खून बह सकता है, तो तुम क्या जांच भेजोगे पेशेंट का? WBC कराओगे। WBC में क्या देखोगे? प्लेटलेट। प्लेटलेट कितना है, अगर प्लेटलेट कम होगा तो फिर उसके हिसाब से अपन जो होता है पेशेंट को प्लेटलेट चढ़ाते हैं। प्लेटलेट बढ़ जाएगा फिर उसके बाद क्या होगा? ब्लीडिंग रुकेगा, है ना, ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, और क्या है? WBCs हो गया आपका। कल ब्लड ग्रुपिंग रह गया था ना, ब्लड ग्रुपिंग नहीं बताया था मैंने, है ना। ब्लड ग्रुपिंग लिख लेते हैं। क्या होता है ब्लड ग्रुप? ABO तो एक सिस्टम है, हाँ ठीक है, सही बोल रहे हो। ब्लड ग्रुपिंग ABO एक सिस्टम है ब्लड ग्रुप को डिफाइन करने का। ABO होता है, ABO ग्रुपिंग होता है, और एक RH होता है ना। तो क्या होता है मतलब ब्लड ग्रुप कैसे पता करते हैं? ऐसे चार्ट के तो नहीं बता दोगे आप, ये डॉक्टर सालू के तो हो नहीं आप लोग, है ना, कि चार्ट के बता दो कि ये A पॉजिटिव है, B पॉजिटिव। क्या होता है? एंटीजन एंटीबॉडी, ठीक, वेरी गुड। तो जो किससे आइडेंटिफाई करते हैं? ब्लड में तो बहुत सारे कंपोनेंट हैं, प्लाज्मा है अपने पास, RBCs है, WBCs है, प्लेटलेट्स हैं। आइडेंटिफाई किससे करोगे आप ब्लड ग्रुप? बोलो। RBCs, वेरी गुड। तो जो सेल्स होती है ना, सेल्स, अब जैसे मेरा नाम अरविंद है, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरा एक पर्टिकुलर नाम है, जैसे आप लोग मुझे पहचानते हो, आपका भी कुछ नाम होगा, आपका भी कुछ नाम होगा, है ना। तो RBCs जो होती हैं एक इंडिविजुअल, मतलब मेरे ही शरीर में, जैसे मेरा A पॉजिटिव है ना, तो अब मेरे शरीर में जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके पास झंडा होगा कि हाँ भाई A पॉजिटिव है मेरे पास, है ना। ऐसा नहीं होता। तो अपने जो RBCs होती हैं उनके शरीर में मतलब जो मेम्ब्रेन होता है, ऐसा कुछ रहता है RBC आपका, इसमें एक इस तरीके का एंटीजन होता है, ठीक है। ये एंटीजन डिफाइन करता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या होने जा रहा है, ठीक। ये एंटीजन जो होता है स्पेसिफिक होता है हर इंडिविजुअल में, जिसका ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाइड है ये स्पेसिफिक होता है। जैसे A ब्लड ग्रुप है मेरा, मान लो, तो ये एंटीजन क्या होना चाहिए? डिफाइन कर रहे हैं बस। तो अगर मेरे रेड ब्लड सेल्स में RBCs की जो मेम्ब्रेन है उसमें ये एंटीजन पाया जा रहा है, ये A एंटीजन है, ठीक है, तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? A। सिर्फ A ना, पॉजिटिव नेगेटिव डिफाइन नहीं कर सकते आप, इससे सिर्फ बता सकते हो कि A है मेरा ब्लड ग्रुप, ठीक है। एक ब्लड ग्रुप है मान लो, एक RBC ये है, इसका एंटीजन मान लो थोड़ा अलग है, इससे अलग दिख रहा है एंटीजन। ये मान लो B एंटीजन है, B एंटीजन ऐसा दिखता है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया? B। बता सकते हो ABO में कैसे रहेगा? AB ब्लड ग्रुप कैसा रहेगा? दोनों रहेंगे, दोनों एंटीजन होंगे उसमें। O ब्लड ग्रुप कैसा रहेगा? कोई एंटीजन नहीं होगा, है ना। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पता है आपको कैसे होता है? हाँ, जैसे ये बना है ना सॉकेट, तो मान लो इसका जो अपोजिट रहेगा वो आके यहाँ पे फिट होगा, ठीक। यहाँ आके फिट हो गया, मतलब ये इसको आइडेंटिफाई कर दिया, मतलब ये ताला है मान लो, तो ये उसकी चाबी है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ऐसे ही काम करता है, ठीक। तो क्या होता है कि मेरा ब्लड ग्रुप A है, तो मेरे को A ब्लड ग्रुप ही क्यों चढ़ाते हैं? उसका भी कोई रीज़न होगा ना। तो यही होता है, जैसे देखो, मान लो मेरा एक चार्ट बनाता हूँ मैं, तब आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। यहाँ तक समझ में आया ना क्या होता है एंटीजन, कैसे डिफाइन करते हैं? ब्लड ग्रुप क्या होता है? समझ नहीं आया क्या ब्लड ग्रुप होता क्या? मतलब एक ब्लड में क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स में एंटीजन होते हैं, उसके हिसाब से हम डिफाइन करते हैं कि इस इंडिविजुअल का ये ब्लड ग्रुप है ना। उस एंटीजन के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं ब्लड ग्रुप को। तो वो सिस्टम जो होता है जो एंटीजन के बेसिस पे डिवाइड करता है वो होता है ABO सिस्टम, ठीक है। इसमें एक ब्लड ग्रुप A हो गया, B हो गया, AB हो गया, O हो गया, ठीक। A ब्लड ग्रुप है मान लो मेरा, तो एंटीजन क्या होगा मुझमें? A। एंटीजन सरफेस पर कौन सा एंटीजन होगा? A एंटीजन, है ना, तो उसको मैं एंटी A लिख रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली B ब्लड ग्रुप है मेरा, तो क्या होगा? एंटीजन B, एंटी B, है ना। AB में क्या होगा? बोथ रहेगा, है ना। और इसमें क्या होगा? O में निल, कुछ नहीं रहेगा,
0 अंडा। अब देखो ये है एंटीजन। अब क्या होता है, मैंने बताया था ना कि अपने शरीर में एक प्रॉपर, अगर ये एक एंटीजन है, एंटीजन है मतलब ये फॉरेन बॉडी है, सेल्स जो है उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगी। तो बॉडी क्या करती, ये एंटीजन है, अगर इसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडी बना के रखती पहले से बॉडी, ताकि अगर कोई सेम एंटीजन, मतलब ये एक एंटीजन है, इसके लिए एंटीबॉडी होना चाहिए ना। मान लो जैसे देखो, एक सेकेंड यहाँ पे लिख देता हूँ एंटीबॉडी, फिर अच्छा समझ में आएगा आपको। इनके पास होता है एंटी बी न्यूट्रलाइज करने के लिए। अगर मान लो जैसे इसके ब्लड में एंटी बी एंटीबॉडीज होते हैं, एंटीबॉडी जो होता है इसमें बी होता है। जैसे मान लो मेरा ब्लड ग्रुप ए है, अगर मैं बी ब्लड ग्रुप डाल रहा हूँ मेरे बॉडी में, तो उसके आरबीसीज में कौन से एंटीजन है, बी एंटीजन है, ठीक है। और मेरे अंदर जो मेरे बॉडी में जो है आरबीसीज, उसमें क्या है, ए एंटीजन, एंटीजन, ठीक है। अब दोनों के एंटीजन अलग हो गए, उसके अगेंस्ट बॉडी रिएक्ट करेगी, एंटीबॉडीज बनाएगी। तो क्या होता है कि जैसे ही आप ब्लड, मतलब ए एंटीजन वाले इंडिविजुअल को बी एंटीजन वाला ब्लड डालेंगे, मतलब ए ब्लड ग्रुप वाले को बी ब्लड ग्रुप वाला ब्लड डाल देंगे, तो उसके अगेंस्ट पहले से बॉडी में एंटीबॉडीज होती हैं। मतलब ए ब्लड ग्रुप है मेरा, तो मेरे शरीर में बॉडी एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट होंगी, बी के अगेंस्ट, है ना, बी के अगेंस्ट होगी, या ओ के अगेंस्ट, मान लो ओ में तो कुछ नहीं है, बी के अगेंस्ट होगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जब बी ब्लड ग्रुप मुझे डालोगे, बी में क्या है, बी एंटीबॉडी है, और मेरे ब्लड में कौन सा एंटीजन है, मतलब सॉरी, बी में क्या है, बी एंटीजन है, और मेरे ब्लड में कौन सा एंटीबॉडी है, ए और बी में रिएक्शन होगा, एंटीजन एंटीबॉडी, मतलब बी है, सॉरी मेरे में बी होगा ना, एंटीबॉडी बी होगा, हाँ मेरे में एंटीबॉडी बी है, डाल रहे हो आप एंटीजन बी, उसको क्या करेगा, बॉडी फॉरेन जैसे ट्रीट करेगा कि भाई ये तो मेरे शरीर का है नहीं, तो उसको क्या करेगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा। यहाँ पे किसका रोल आएगा फिर, डब्ल्यूबीसीज आएंगी, उसको एज अ फॉरेन बॉडी ट्रीट करेंगी कि मेरे शरीर का तो पार्ट नहीं है ये, मतलब मेरे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, तो शरीर क्या करती है, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। इसलिए बोलते हैं कि जो ब्लड ग्रुप है वही खून चढ़ाना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, ये जो प्रोसेस मैंने बताया क्या है वो ब्लड ग्रुपिंग, और जो एक्सप्लेन कर रहा था कि जो डिस्ट्रॉय कर देती है उसको बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, है ना, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन वैसे ही होता है। समझ में आया आप लोगों को। अब मान लो आपका ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है, तो आपके जो एंटीजन्स है, आपके शरीर में आरबीसीज हैं, उसमें एंटीजन कौन सा होगा, बी ब्लड ग्रुप है आपका, तो एंटीजन कौन सा होगा आपके में, बी, ठीक है। ब्लड में एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट होगा, ए के अगेंस्ट। अब मैं आपको, मान लो मैंने आपका ब्लड ग्रुपिंग नहीं किया, इमरजेंसी में कोई पेशेंट आया, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग के साथ आ रहा है, पल्स मुझे मिल नहीं रहा है, बीपी बहुत कम है, मैंने डाल दिया बी पॉजिटिव डाल दिया, ठीक है, सॉरी ए पॉजिटिव डाल दिया। अब ए पॉजिटिव डाला हूँ, उसमें जो सेल्स हैं आरबीसीज हैं, उसमें एंटीजन क्या गया, आरबीसीज ए पॉजिटिव में कौन सा एंटीजन है, ए है, आपके बॉडी में आपका ग्रुप क्या है, बी पॉजिटिव है, तो एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट है, ए के अगेंस्ट, तो ए एंटीजन डाल रहा हूँ, आपके बॉडी में एंटीबॉडीज हैं, रिएक्शन होगा एंटीजन एंटीबॉडी, ठीक, इसको बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ठीक। आपका बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, एज अ फॉरेन ट्रीट करेगा कि मेरे बॉडी का पार्ट है नहीं है ना, ऐसा होता है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। इसमें कौन सा एंटीबॉडी होगा, एंटी ए, मतलब ए एंटीजन के अगेंस्ट, ठीक। इसमें क्या होगा, क्या होगा, इसमें कुछ नहीं रहता, तभी ये क्या होता है, ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके में कोई एंटीबॉडी है ये नहीं, कुछ भी ब्लड डालो अब रिएक्शन होगा नहीं, है ना, इसमें नील होता है। इसमें क्या होगा, अगर दोनों होगा तो ये खुद ही में रिएक्ट नहीं कर जाएगा, अगर ये देखो दोनों एंटीजन है इसके पास, अगर वो खुद से एंटीबॉडी बना लिया तो उसका ब्लड तो ऑलरेडी क्लॉट हो जाएगा ना, इसलिए इसमें कुछ नहीं रहता है। ओ में क्या रहेगा, क्या रहेगा, क्या एंटीबॉडी रहेगा, ए बी, दोनों एंटीबॉडी इसमें रहता है, ठीक। इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। ये किसी को भी ब्लड दे सकता है, लेकिन ले सिर्फ सकता है ओ से, ए से लेगा, क्या है इसके पास, ए एंटीबॉडी है, खत्म कर देगा, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगा। बी को अगर दोगे तो भी हो जाएगा, ए भी दोगे तब तो और गया, फिर दोनों एंटीबॉडी, है ना। समझ में आया क्या होता है एंटीबॉडी, कैसे अपन आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक। वैसे अब चार्ट के नहीं बता सकते प्रॉपर, वो
आपको टेस्ट लगाना पड़ेगा उसके लिए, तभी आप बता पाओगे कि ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ए बी है या ओ है। ठीक, ये टेबल बना लीजिए। आरएच क्या होता है? आरएच ग्रुपिंग पॉजिटिव नेगेटिव होता क्या है? आरएच है क्या? आरएच फैक्टर बोल सकते हो, बट वो भी एक तरीके का एंटीजन ही है। ठीक, अगर वो एंटीजन पाया जा रहा है तो क्या बोलूँगा मैं उस पेशेंट को या उस इंडिविजुअल को? आरएच पॉजिटिव। अगर नहीं पाया जा रहा है तो आरएच नेगेटिव। ऐसे 80 to 85% इंडिविजुअल्स होते हैं वर्ल्ड में जिनमें आरएच पॉजिटिव मतलब आरएच फैक्टर पाया जाता है या आरएच एंटीजन जिनके आरबीसीज में पाया जाता है। अब देखो, अब इसमें अगर मान लो ए एंटीजन के साथ आरएच एंटीजन भी है तो मैं उस ब्लड ग्रुप को क्या बोलूँगा? ए पॉजिटिव। अगर आरएच एंटीजन नहीं है तो ए नेगेटिव। ऐसे डिफाइन किया जाता है, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर नाम कैसे पड़ा है इसका कुछ पता है आप लोगों को? साइंटिस्ट नहीं है, बेसिकली क्या है, जो एक बंदर, हाँ वेरी गुड, जो रीसस मंकी होता है, एक ब्रीड है रीसस मंकी बोलते हैं, उसके जो आरबीसीज है ना उसमें ये एंटीजन पाया जाता है और वही सेम एंटीजन ह्यूमंस में भी पाया जाता है, इसलिए उसके नाम पे उसको आरएच एंटीजन बोलते हैं। ठीक, यहाँ तक हो गया? आप लोग समझ में आ गया? आरएच इनकम्पैटिबिलिटी जानते हैं क्या होता है? क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग ये ब्लड ग्रुपिंग क्यों पढ़ रहे हैं? समझ में आया ब्लड ग्रुपिंग सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस क्या है? अभी जो मैं बताया वही तो है, ट्रांसफ्यूजन। ट्रांसफ्यूजन के लिए ही पढ़ते हैं बेसिकली हम। ब्लड ग्रुप जान के मैं क्या करूंगा, मेरा ए पॉजिटिव है, भाई मुझे खून चढ़ाना है तभी तो मुझे जानना है ना। अब मुझे पता ही नहीं रहेगा तो मैं कोई भी ब्लड डाल दूंगा तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन से पेशेंट तो ऐसे ही मर जाएगा, बचाने की जगह मैं मार दूंगा उसको। तो इसलिए ब्लड ग्रुपिंग पढ़ना जरूरी है। ब्लड ग्रुपिंग हो गया, आरएच ग्रुपिंग हो गया, ये पढ़ना जरूरी है। सेम होता है आरएच इनकम्पैटिबिलिटी। अब जैसे मान लो मैंने ये ए बी ग्रुपिंग लगा लिया कि पेशेंट ए है बी है ये पता कर लिया, मैंने आरएच है पॉजिटिव है आरएच नेगेटिव है ये पता नहीं किया है, तो उसमें भी दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, उसके अगेंस्ट जो होते हैं, अगर मान लो मेरे बॉडी में आरएच एंटीजन है पहले से, मतलब आरएच पॉजिटिव हूँ मैं, तो उसके अगेंस्ट मतलब वो मेरा बॉडी जानता है कि मेरे बॉडी में एक आरएच एंटीजन है ना, उसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडी तैयार नहीं रखेगा क्योंकि उसके ऑलरेडी एंटीजन है, नोन है, वो जानता है कि हाँ मेरे शरीर का पार्ट है, तो उसके अगेंस्ट थोड़ी डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप करके रखेगा बॉडी, है ना। अगर मान लो मेरे में आरएच नहीं है, आरएच फैक्टर नहीं है, अगर तुम बाहर से डालोगे, मतलब आरएच नेगेटिव है मैं, मान लो ए नेगेटिव है मेरा ब्लड ग्रुप, अब मेरे में तुम डाल रहे हो ए पॉजिटिव, तो ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप में क्या क्या एंटीजन रहेगा? एंटी ए रहेगा और आर एच रहेगा, है ना, दो एंटीजन रहेंगे। मैं ए नेगेटिव हूँ तो मेरे में कितने एंटीजन रहेंगे, क्या क्या एंटीजन रहेंगे? एंटी ए बस रहेगा, आर एच नहीं है। अब देखो आर एच मेरे बॉडी में आया, अब मेरा बॉडी तो जानता नहीं है ना उसको, आर एच को, आर एच फैक्टर को, जो आर एच एंटीजन है उसके लिए वो नया है, तो उसको कैसा ट्रीट करेगा बॉडी कि ये मेरे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा, शरीर अपना इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा और उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। ये भी होता है ट्रांसफ्यूजन फेलियर, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इसमें भी हो जाएगा। ठीक, तो आरएच इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है, जैसे मान लो मदर जो है आरएच नेगेटिव है, ठीक, मदर का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है मान लो, और उनके उसके जो फीटस में जो बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप जो है आरएच पॉजिटिव है। ठीक, तो क्या होता है, जैसे जो बेबी रहता है ना मदर के वुम में या यूट्रस में जो है, तो प्लासेंटा के थ्रू जुड़े रहता है, प्लासेंटा पता है ना, प्लासेंटा के थ्रू जुड़े रहता है बेबी। तो ब्लड जो होता है मदर ब्लड जो होता है प्लासेंटा के थ्रू होकर उसमें जाता है, बेबी में जाता है। तो जब तक बेबी जो यूट्रस में है ना प्लासेंटा से कनेक्टेड है, तब तक इतना वेल मतलब स्टेब्लिश्ड या वेल क्या बोले एकदम परफेक्ट मैकेनिज्म रहता है, जिसकी वजह से ब्लड जो होता है फीटस का ब्लड मदर के ब्लड से मिक्स नहीं होता है। ठीक, उसको ऐसा सेपरेट करके रखे रहता है, बैरियर जो होता है मतलब बहुत एफिशिएंट होता है। ठीक, तो जब डिलीवरी होता है तब क्या करते हैं अपन, जो जब बेबी डिलीवर होता है उस समय क्या होता है, प्लासेंटा जो होता है, प्लासेंटा भी आता है बेबी के साथ, बच्चा आया देन उसके बाद प्लासेंटा आता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि जो बेबी का ब्लड है, बेबी क्या है मान लो ए पॉजिटिव है, मदर ए नेगेटिव है, तो क्या होता है कि जो बेबी का ब्लड है मदर के ब्लड के कांटेक्ट में आया,
मतलब कि RH एंटीजन जो है मेरे बॉडी में आ गया, एंटीजन आया है मेरी बॉडी में, पैथोजन आया है मेरी बॉडी में, तो बॉडी क्या बनाएगी उसके अगेंस्ट? एंटीबॉडी, है ना, एंटीबॉडी बनाएगी। तो अब देखो बच्चा वो जो था वो तो निकल गया बच्चा, है ना। अब माँ जो है, माँ का जो ब्लड है या इम्यून सिस्टम है वो तो आइडेंटिफाई कर लिया है ना कि ये एक एंटीजन है RH, इसके अगेंस्ट अपने को तैयार रहना, ये फॉरेन है, अपने शरीर का हिस्सा नहीं है, आएगा तो नुकसान करेगा, तो उसके अगेंस्ट क्या है, इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है बॉडी। अब मान लो फर्स्ट प्रेगनेंसी अच्छे से हो गया, बच्चा निकल गया, माँ भी खुश बच्चा भी खुश, ठीक है। उसके बाद बारी आती है सेकेंड प्रेगनेंसी की, जब मदर जो है सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट होती है, तो अब क्या है, मदर तो A नेगेटिव है लेकिन एंटीबॉडीज़ बना लिया है वो पहले प्रेगनेंसी से, है ना, एंटीबॉडीज़ बना लिया। अब मान लो बच्चा A पॉजिटिव है, ठीक, तो क्या होगा, अब देखो उस कंडीशन में क्या होता है, अब एंटीबॉडीज़ आ गई, अब RBCs नहीं जा रहे हैं मान लो, ठीक, प्लाज्मा में है, एंटीबॉडीज़ कहाँ रहती हैं, प्रोटीन्स हो जाते हैं प्लाज्मा में। अब क्या होती है, जो ये एंटीबॉडीज़ हो गई हैं अब कहाँ जाएंगी, प्लासेंटा को क्रॉस करके बेबी में जाएंगी। अब बेबी के पास क्या है, एंटीजन है, ब्लड से क्या चले गया, प्लाज्मा से एंटीबॉडी, रिएक्शन होगा और बच्चा जो है फिनिश। तो बच्चा सेकंड जो बेबी होता है सर्वाइव नहीं कर पाता है, इसलिए क्या होता है RH इनकम्पैटिबिलिटी, ये जो मैंने पूरा प्रोसेस बताया ये होता है RH इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक, ये ऐसे काम करता है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों की, थोड़ा फास्ट हो जा रहा है। ये लिख लो, ये मेन है, ठीक, एवियो ग्रुपिंग और RH का तो जो वही है बस, RH इनकम्पैटिबिलिटी। तो इससे बचने के लिए क्या करें फिर, अब मान लो क्या हो रहा है, एंटीजन, अब जो बेबी है उसमें RH एंटीजन है ना, RH एंटीजन जो है मदर के ब्लड से मिल रहा है, तो क्या बन रहा है मदर के ब्लड में, एंटीबॉडी बना रहा है ना, एंटीजन गया मदर के ब्लड में तो मदर का ब्लड क्या बना रहा है, एंटीबॉडी, एज अ डिफेंस कि नेक्स्ट टाइम आएगा तो हम अच्छे से रिस्पॉन्स करेंगे, है ना। तो क्या होता है कि अपन जैसे ही बेबी आउट होता है उसके बाद अपन को पहले से पता रहता है मदर का ब्लड ग्रुप, सबसे पहले अगर कोई पेशेंट आता है ना, प्रेग्नेंट वुमेन आती है, तो हम क्या करते हैं उसका ब्लड ग्रुपिंग कर लेते हैं। ब्लड ग्रुपिंग इसलिए करते हैं ताकि मान लो ब्लीडिंग हुआ, बहुत ज़्यादा खून बहा डिलीवरी के टाइम, तो उसको ब्लड चढ़ा सके, खून चढ़ा सके, और दूसरा RH इनकम्पैटिबिलिटी, ये दो मेजर रिस्क फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशन भेज देते हैं, वहाँ से अपन को ब्लड ग्रुपिंग और RH ग्रुपिंग पता चल गया उसका, है ना। उसके बाद क्या करते हैं, जैसे ही बेबी आउट होता है तो जो प्लासेंटा और बेबी कनेक्टेड किससे रहता है पता है आप लोगों को, कॉर्ड होता है ना, अम्बिलिकल कॉर्ड जो बोलते हैं, जो नाभि से जुड़े रहता है, नाभि और प्लासेंटा को जोड़ता है ना। तो क्या करते हैं, जब बेबी आउट होता है कॉर्ड को कट करते हैं और वहाँ से जो ब्लड रहता है वो फीटस ब्लड रहता है, मेनली बच्चे का खून है, उसको लेते हैं, उसका जांच भेजते हैं, ठीक। अगर मान लो मदर का ब्लड ग्रुप A नेगेटिव है, ठीक, बच्चे का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव आ गया, ठीक, इस कंडीशन में क्या करेगी, मतलब मदर की बॉडी जो है एंटीबॉडीज़ बनाएगी, है ना। तो हम क्या करते हैं कि मदर जैसे ही डिलीवर होती है, हमको पता चल गया कि बच्चे का ब्लड ग्रुप मदर के ब्लड ग्रुप से अलग है, तो जो एंटीबॉडीज़ माँ का ब्लड, मतलब मदर का जो बॉडी है वो बनाने वाला है, हम उसको पहले ही दे देते हैं, ठीक। तो उस एंटीजन को हमने न्यूट्रलाइज कर दिया। अब बॉडी आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि हाँ कोई एंटीजन घुसा था, हमने प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ दे दिया मदर को, तो वो एंटीजन न्यूट्रलाइज हो गया, अब मेमोरी नहीं रहा शरीर के पास, है ना। तो सेकेंड प्रेगनेंसी में भी दिक्कत नहीं होता ऐसे कंडीशन में। ये है इसका मतलब सिग्निफिकेंस कि RH ग्रुपिंग क्यों करते हैं, RH इनकम्पैटिबिलिटी को कैसे रोक सकते हैं, ठीक, समझ आया यहाँ तक। ये हो गया ब्लड ग्रुपिंग आपका। और हार्ट के बारे में बताया था ना आप लोगों को, क्या होते कितने चैम्बर होते हैं हार्ट में, कितने, 4 चैम्बर होते हैं, नाम बताइए। ठीक, हार्ट क्या है, एक तरीके का मस्कुलर ऑर्गन है, क्या काम है हार्ट का, पंपिंग मैकेनिज्म, ब्लड को पंप करता है पूरे शरीर में, ब्लड को पंप करेगा, पुल करके पंप करता है, ठीक है। हार्ट क्या है, एक टिश्यू है, किस टाइप का टिश्यू है, मस्कुलर है, फैटी है, क्या है, मस्कुलर टिश्यू है, इसीलिए पंप करता है ना, मसल्स हैं उसमें, मस्कुलर टिश्यू है हार्ट जो है, ब्लड मेनली काम है इसका ब्लड को पंप करना। तो हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं,
4 चैम्बर होते हैं। एक रफ डायग्राम बना दे रहा हूँ मैं, ठीक, तो एफिशिएंट तो नहीं है। अब बता सकते हो कौन सा चैम्बर क्या है इसमें? नाम पता है आप लोगों को? हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। नाम पता है? हाँ, आलिंद ऊपर होता है आपका, एट्रियम जो होता है ऊपर होता है। तो जो, हाँ, दायां नीला है, बायां नीला है। फिर इसको मैं देखो, अलिंद को एट्रियम लिख रहा हूँ, ठीक है, राइट को मैं आर और एट्रियम को ए, ठीक। ये क्या हो गया आपका? राइट एट्रियम, दायां अलिंद, ठीक। ये क्या हो जाएगा? राइट वेंट्रिकल। दोनों के बीच में क्या होता है? एक कपाट होता है। कौन सा कपाट होता है? द्विवल्नी होता है, त्रिवल्नी होता है, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, ठीक है, दोनों दोनों चैम्बर को सेपरेट करता है। ये है आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। ये क्या है बता सकते हो? ये वाला हार्ट तक ब्लड कौन सा वेसल लाता है? मतलब कौन सा शिराएं लाती हैं खून? कौन सी शिरा लाती है? जो बोल रहे थे ना, अग्र महाशिरा, पश्च महाशिरा, है ना। तो ये जो है आपका अग्र महाशिरा है। इसको क्या बोलते हैं? सुपीरियर वेना केवा, इंग्लिश में सुपीरियर वेना केवा। और ये क्या है? पश्च होता है, ठीक। ये है पश्च महाशिरा, इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर। यहाँ नहीं खुलता, नहीं, एट्रियम में ही खुलता है। मैंने बस वो ये वहाँ जाके खुलेगा, मैंने बस ऐसे लिखा, उसको दिखाया। ये जो डॉट बनाए हो ये क्या है बता सकते हो? एक नोड होता है एट्रियम में, ऐसे नोड। ऐसे नोड को क्या बोलते हैं? पेस मेकर ऑफ हार्ट। क्यों बोलते हैं पेस मेकर? कल बताया था ना आप लोग। धड़कन को कंट्रोल करता है, वेरी गुड। एवरेज जो होता है 1 मिनट में हार्ट कितने बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है, एवरेज बोल सकते हो। बट रेंज जो बताया था, कितना बताया था मैंने? 1 मिनट में हृदय कितने बार धड़कता है या कितने बार ब्लड पंप करता है? कल रेंज बताया था ना, कितना था? हाँ, कितना था? 60 to 100, वेरी गुड। 60 to 100 मतलब ऑन एन एवरेज हार्ट जो है 1 मिनट में 60 से 100 बार ब्लड को पंप करता है पूरे शरीर में, ठीक। तो ये उसको क्यों बोलते हैं पेस मेकर? फिर जो इम्पल्स होता है धड़कने के लिए, जो मैसेज जो होता है हार्ट को कौन देता है? ऐसे नोड देता है, इसलिए उसको पेस मेकर बोलते हैं, ठीक। वैसे ही एक और नोड होता है, नाम पता है? ऐसे नोड के अलावा कौन सा नोड होता है? एवी नोड, वेरी गुड। तो एवी नोड कहाँ होता है पता है? एवी नोड भी जो होता है एट्रियम में होता है, वो जो होता है यहाँ पास होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? ये क्या है? राइट एट्रियम। ये क्या है? राइट वेंट्रिकल। ये क्या है? कौन सा वॉल्व है? ट्राइकस्पिड। ये जो स्ट्रक्चर बनाए ये बता सकते हो क्या है? क्या है ये? यहाँ से, हाँ, ये देखो ब्लड यहाँ ऊपर से आया, ठीक है, ब्लड यहाँ आ गया, है ना। यहाँ से ब्लड कहाँ आएगा? जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहाँ आएगा? नीचे आएगा ब्लड। ब्लड यहाँ से नीचे आ गया, ठीक। अब ब्लड यहाँ रुके तो नहीं रहेगा, यहाँ से भी कहीं जाएगा। यहाँ से कहाँ जाएगा? ये जो है ना, इससे ब्लड कहाँ जाएगा? ऊपर। ये कौन सी वेसल है? धमनी है कि शिरा है, ये बताओ पहले। क्या है? यहाँ से अभी तो आपका पूरे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड आया ना, ऑक्सीजन जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, तो ये शरीर में तो जाएगा नहीं। कहाँ जाएगा ये ब्लड?
फेफड़ों में जाएगा, वहाँ जाके ऑक्सीजन लोड करेगा, है ना। तो ये कौन सा वेसल है, कौन सी ये क्या बोलें इसको, हाँ मतलब धमनी है कि सिरा है, ये बताओ। मारो तुक्का मार लो। देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं। धमनी का काम क्या होता है, धमनी जो होती है हार्ट से ब्लड को दूर ले जाती है, सीरा जो होता है ब्लड को हार्ट की ओर लाता है। अब देखो ये क्या है, पश्च महासीरा है, ब्लड को कहाँ से ला रहा है, नीचे बॉडी से हार्ट में ला रहा है। तो ये क्या हुआ, वेन, सीरा हुआ, क्योंकि ये ब्लड को हार्ट की ओर ला रहा है। ये क्या है, सुपीरियर वेना केवा है या अग्र महासीरा, ये कहाँ ला रहा है ब्लड को, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम, शीरा बोल रहे हैं ना, वेन बोल रहे हैं, क्योंकि ब्लड को हार्ट में ला रहा है ना। अब ये क्या काम कर रही है ये बताओ, हार्ट से दूर ले जा रहा है। दूर ले जाने का काम किसका होता है, ब्लड को हार्ट से दूर कौन सा वेसल ले जाता है, धमनी ले जाता है, सीरा ले जाता है। समझ नहीं पा रहे हो आप लोग। ये क्या है, वेन्स है, सीरा है, ये ब्लड को कहाँ ले जा रहा है, हार्ट में, मतलब ये शरीर से ब्लड को हार्ट की ओर ले जा रहा है। जो वेसल ब्लड को हार्ट की ओर ले जा रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, वेन्स, सीरा बोल रहे हैं, है ना। ये ब्लड को हार्ट की ओर ले जा रहा है, ये जो है पूरे शरीर से ब्लड को हार्ट की ओर ला रहा है। ये वेसल क्या काम कर रही है, हार्ट से दूर ले जा रही है। तो इसको होना क्या चाहिए, धमनी होना चाहिए ना। ठीक, तो ये क्या हुई, क्या होगी, धमनी। तो इसको क्या बोलते हैं, नाम क्या है इसका, नाम होगा ना कुछ उसका, नहीं एओर्टा तो नहीं है, फुफ्फुस ना, ठीक, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी जो है ब्लड को ले, ये एक एक्सेप्शन है। इस आर्टरी में क्या है, आर्टरीज जनरली क्या शुद्ध रक्त कैरी करती, लेकिन यहाँ क्या है, अशुद्ध रक्त, है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यहाँ पे क्या कैरी करी, वो अशुद्ध रक्त। तो ऐसे याद रखोगे कि कौन सा आर्टरी कहाँ लेके आती, कहाँ लेके जाती, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, रटना नहीं पड़ेगा आपको, है ना। सिंपल सा बेसिक फंडा है। आप याद रखो कि जो आर्टरीज होती हैं, जो धमनी होती है, खून को हार्ट से दूर ले जाती है, जो शिराएँ होती हैं खून को हार्ट की ओर लाती हैं, ठीक। तो ये दूर ले जा रही तो धमनी हो गई, है ना। तो अब उसको आप एक्सेप्शन समझो या फिर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो चीज़ समझ में आ जाएगी, आपको रटना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भी एक वॉल्व होता है, नाम पता है क्या वॉल्व होता है, सेमिलोनार वॉल्व, हिंदी में क्या बोलते हैं, नहीं, अर्धचंद्राकार वलय होता है, ठीक है। वॉल्व क्यों होता है, आपको कुछ आइडिया है, यूनी डायरेक्शनल फ्लो के लिए, वेरी गुड, एक दिशा में बनाए रखने के लिए। हाँ, अगर ये वॉल्व नहीं होगा तो ब्लड बैक फ्लो हो सकता है ना, बैक फ्लो होगा तो क्या होगा, यहाँ ब्लड भरेगा, ब्लड भरेगा तो फिर क्या होगा, इधर ओवरलोड होगा, यहाँ से ब्लड यहाँ जाएगा, यहाँ से फिर ब्लड आपके कहाँ जाएगा, पूरे शरीर में वापस आएगा ना। वापस आएगा तो क्या होगा, फिर ब्लड, जो बोलते हैं ना पेट फूल जाता है, सूजन आते हैं, पैर वो फूल जाता है, वो इसी की वजह से होता है, कार्डियक प्रॉब्लम की वजह से। बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, वन ऑफ द रीज़न ये भी होता है कि आपका हार्ट फेलियर, एफिशिएंटली पंप नहीं कर पा रहा है आपका हार्ट, है ना। तो यहाँ क्या है, अर्धचंद्राकार वलय है। और ये कौन सी आर्टरी है, कौन सी वेसल है ये, हाँ पल्मोनरी आर्टरी या फुफ्फुस धमनी, ठीक। अब यहाँ से ब्लड कहाँ गया, लंग्स में गया, ठीक। लंग्स में क्या होगा, उसका प्योरिफिकेशन होगा, ऑक्सीजनेशन होगा, ऑक्सीजन का उसमें जो, ऐसा नहीं है कि इसमें ऑक्सीजन ही नहीं है, लेकिन उसका सैचुरेशन कम है, बस लंग्स में जाएगा तो सैचुरेशन उसका बढ़ जाएगा। बढ़ने के बाद क्या हो गया, शुद्ध रक्त हो गया, मतलब ऑक्सीजन का सैचुरेशन बढ़ गया। अब वो जो है ब्लड कहाँ है, अब देखो लंग्स में गया ब्लड, अब लंग तो पंप नहीं कर देगा पूरे बॉडी में, उसको पंप करने के लिए कहाँ लाना पड़ेगा, फिर से हार्ट में लाना पड़ेगा, है ना। अब ब्लड जो है फिर से हार्ट में आएगा, किसके थ्रू आएगा, कौन से वेसल के थ्रू आएगा, क्या क्या लाती हैं ब्लड की, और ब्लड वेन्स लाती हैं, तो ये क्या होगा, पल्मोनरी, वेरी गुड, पल्मोनरी वेन। अब यहाँ पे आपको रटने की जरूरत नहीं है कि ये अपवाद है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। आप सिंपल सा फंडा याद रखो बस कि वेन्स जो होती हैं ब्लड को हार्ट की ओर लाती हैं, आर्टरीज जो होती हैं ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती हैं। अब ब्लड कहाँ आ गया आपका, लेफ्ट, नहीं लेफ्ट एट्रियम,
आलिंद है ना ये, लेफ्ट एट्रियम में आया ब्लड, अब कहाँ जाएगा? ये लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ कौन सा वॉल्व होता है? बाइकस्पिड, वी वल्नी कपाट बोलते हैं, ये याद रखना, ये सब पूछा जाता है आप लोगों से, ठीक। अब ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड कहाँ आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, ठीक। लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड रुकेगा तो नहीं, है ना, यहाँ से भी पंप होगा ब्लड, उसके बाद कहाँ जाएगा? बॉडी में जाएगा। किसके थ्रू जाएगा? ऐसे तो नहीं चल देगा, पंप किया ब्लड चले गया बाहर, कुछ वेसल होगी, क्या नाम है उसका? शुद्ध है, शुद्ध, ऑक्सीजनेशन हो गया ना। वेरी गुड, एओर्टा होती है। एओर्टा क्या करती है? ब्लड जो है यहाँ से पूरे बॉडी में फिर सर्कुलेट करती है। यहाँ से कैरोटिड आर्टरीज होती हैं और सबक्लेवियन आर्टरीज वगैरह होती हैं, जो यहाँ से जो ये जो ब्लड है ये आपके ब्रेन, ये अपर पार्ट को सप्लाई करती है, और यहाँ से ये जो होती है नीचे कंटिन्यू होती है, एब्डोमिनल एओर्टा बोलते हैं, वो आपके पूरे बॉडी को फिर सप्लाई करती है, ठीक। ब्लड नीचे आ गया, अब नीचे आने के बाद क्या होता है? वेन्स जो होती हैं फिर से ब्लड कलेक्ट करेगी हर जगह से, वेन्स जो होती हैं ऐसे लाएंगी, ऐसे साइकिल जो है चलते रहता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ये जो ब्लड यहाँ आया, लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम पंप किया, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप किया, कहाँ गया? फेफड़ों में गया, फेफड़ों से फिर ब्लड कहाँ आया? लेफ्ट एट्रियम, हार्ट में आया, हार्ट से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ गया ब्लड? बॉडी में गया। ये एक पूरा साइकिल हो गया, इसको अपन एक कार्डियक साइकिल बोलते हैं। और ये प्रोसेस कितने टाइम में हो जाता है? कल बताया था आप लोगों को, 0.8 सेकेंड होता है, 8 सेकेंड नहीं होता, 0.8 सेकेंड होता है, ठीक है। 0.8 सेकेंड में, अब समझ रहे हो कितना एफिशिएंट मैकेनिज्म। मेरे को बोलने में, आपको समझाने 10 मिनट लगा है, वो प्रोसेस मेरे मतलब शरीर में 10 मिनट में बोला हूँ, 10 मिनट मैंने कितने बार पंप कर गया मेरा शरीर, है ना। तो 0.8 सेकेंड में ये पूरा प्रोसेस होता है, ठीक। अब देखो, इम्पल्स जो होते हैं 0.8 सेकेंड में, मतलब एक साइकिल जो है 0.8 सेकेंड में जनरेट हुआ, 1 मिनट में फिर उस हिसाब से फिर वैसे मतलब एवरेज आ जाता है 60 to 100 साइकिल, ठीक, 1 मिनट में ऐसा पंप करता है ब्लड। यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर हो गई? हाँ, ठीक। कितने चैम्बर होते हैं हार्ट में? 4 चैम्बर होते हैं। ब्लड कहाँ आता है सबसे पहले? कौन से चैम्बर में आता है? राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम से, और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व होता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, ठीक। ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? पल्मोनरी। ब्लड हार्ट से दूर जा रहा है, क्या होना चाहिए? नहीं, हार्ट से दूर जा रहा है ब्लड, क्या होगा? पल्मोनरी आर्टरी की वेन? आर्टरी, वेरी गुड। तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया। यहाँ पे कौन सा वॉल्व होता है? नहीं, अर्धचंद्राकार वलय या सेमी ल्यूनर वॉल्व बोल सकते हो, ठीक। ब्लड यहाँ गया, लंग्स में गया, लंग्स से फिर हार्ट में आएगा ब्लड। कौन सी वेसल लाएगी? हार्ट की तरफ ब्लड आ रहा है, पल्मोनरी वेन्स, वेरी गुड। पल्मोनरी वेन्स से ब्लड कहाँ आ गया? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व रहता है? बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व, इसके थ्रू फिर एब्डोमिनल एओर्टा के थ्रू ब्लड आपका पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा, है ना। यहाँ तक समझ आ गया? पेस मेकर ऑफ हार्ट क्यों बोलते हैं, ऐसे नोड को समझ में आ गया, ठीक। ऐसे नोड के अलावा और कौन सा नोड होता है? एवी नोड होता है। एवी नोड को क्यों नहीं बोलते हैं पेस मेकर? एनी आइडिया? देखो, अपना हार्ट 1 मिनट में एवरेज कितने बार धड़कता है? एवरेज 60 to 100। ये जो ऐसे नोड होता है ना, ये भी जो होता है एवरेज 60 to 100 इम्पल्स जनरेट करता है, इसलिए उसको बोलते हैं पेस मेकर। क्योंकि जो हार्ट कितने बार धड़केगा वो डिसाइड कौन कर रहा है? कौन सा नोड डिसाइड कर रहा है? ऐसे नोड, क्योंकि वो उतने बार बोल रहा है भाई तू धड़क या पंप कर ब्लड को, है ना। तो पेस मेकर वो हुआ। ये जो एवी नोड होता है, ऐसा नहीं होता है कि वो मैसेज नहीं देता है कि भाई तू पंप कर, ये बोलता है कि तू 1 मिनट में 45 से 60 बार धड़क, ठीक है। 45 से 60 ऐसा एवरेज होता है उसका, उतना तो धड़कता नहीं, अपना धड़कन ज़्यादा ही पंप करता है। तो इसकी ना सुन के इसकी सुनता है, इसलिए ये होता है निर्धारक, गति निर्धारक बोलते हैं, पेस मेकर बोलते हैं। इम्पल्स ये भी जनरेट करता है, लेकिन हार्ट जो है किसके इम्पल्स को फॉलो करता है? ऐसे नोड को, इसलिए उसको बोलते हैं पेस मेकर, ठीक। यहाँ तक कि समझ में आ गया आप लोगों को? हार्ट और कुछ और डिटेल में जाना है तो काफ़ी है। हार्ट कितने लेयर का होता है? 3। क्या क्या होते हैं? वेरी गुड, 3। कार्डिया मीन्स होता है हार्ट,
एपी मीन्स होता है आउटर, मायो मीन्स होता है मिडिल बोल सकते हो या मसल लेयर बोल सकते हो, एंडो मीन्स इनर वॉल। ठीक, 3 लेयर का होता है हार्ट। हार्ट के सराउंडिंग मतलब सराउंड एक लेयर और होती है, क्या बोलते हैं उसको, जो फ्रिक्शन को मेंटेन, अब इतने बार धड़क रहा है आपका दिल तो घर्षण तो होगा ना, उसको मेंटेन करने के लिए कुछ लेयर होता है, लिखाना पड़ेगा क्या इसको? ये थोड़ा ओवर हो जा रहा है क्या? हाँ अच्छा ठीक है, चलिए मैं लिखा देता हूँ उसको, ठीक है। हार्ट, चलो ठीक है लिखाता हूँ मैं उसको। हार्ट है, ठीक है, इसके 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट में, 2 एट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक। अलिंद लिख देता हूँ, ठीक है। दो अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। और मैं बोल देता हूँ, उसको लिख लेना कि दायां अलिंद और दायां निलय के बीच कौन सा वॉल होता है, मतलब राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच कौन सा वॉल होता है? ट्राइकस्पिड, ठीक, उसको लिख लीजिए, वो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक, कौन सा वॉल्व होता है। हो गया यहाँ तक, लिख लिए। पल्मोनरी आर्टरी कौन सा ब्लड कैरी करती है, जो फुफ्फुस धमनी होती है? शुद्ध रक्त या अशुद्ध रक्त? डीऑक्सीनेटेड अशुद्ध रक्त, उसको लिख लीजिए, एक्सेप्शन है वो, उसको पूछते हैं। हो गया यहाँ तक। जो आपका पल्मोनरी आर्टरी है उसमें कौन सा वॉल्व होता है? सेमिल्यूनर, हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्धचंद्राकार, वो भी लिख लीजिए, वॉल्व होता है जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें क्या होता है, अर्धचंद्राकार वॉल्व होता है, जो कि बैक फ्लो को रोकता है, ब्लड के बैक फ्लो या पश्च प्रवाह बोल सकते हो आप, उसको रोकता है, ठीक। अब लिख लीजिए कि जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब बायां अलिंद और बायां निलय के बीच कौन सा वॉल्व होता है? बाइकस्पिड वॉल्व या द्विवल्नी कपाट, जो भी है, ठीक, ये लिख लीजिए। और जो हो गया यहाँ तक। जो लेफ्ट एट्रियम है, ब्लड कौन सी वेसल कैरी करती है, लंग से वहाँ तक कौन लाती है ब्लड लेफ्ट एट्रियम में? पल्मोनरी वेन्स, वेरी गुड, वो लिख लीजिए पल्मोनरी वेन्स, वो भी एक्सेप्शन है। टाइम तो नहीं हो रहा ना आप लोगों को? कोई और क्लास तो नहीं है ना? बोरिंग तो नहीं लग रहा है क्लास, मज़ा आ रहा है? फिर यहाँ तक हो गया आप लोगों को। उसमें भी सेमिल्यूनर वॉल ही होता है ना, जो एब्डोमिनल मतलब एओर्टा है आपका, जो महाधमनी है, उसमें भी सेमिल्यूनर वॉल ही होता है, ठीक। हार्ट जो है कितने लेयर का होता है? 3 लेयर स्ट्रक्चर है ना, वो लिख लीजिए, 3 लेयर होते हैं, तीनों लेयर के नाम लिख लीजिए, क्या क्या थे?
क्या कहते हैं? एपिकार्डियम, एंडोकार्डियम, ठीक। 3 लेयर होते हैं, तीनों लेयर के नाम लिख लीजिए। जो सबसे मोटा लेयर होता है बीच वाला होता है मायोकार्डियम, जो मेनली पंप करता है। और सबसे मोटा कहाँ होना चाहिए? मतलब जो अब पूरे हार्ट का स्ट्रक्चर देखोगे तो कौन सा चेम्बर सबसे मतलब मस्कुलर या मोटा होना चाहिए? कौन सा नीला है? नहीं, देखिए निलय जो है, निलय को मोटा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको पूरे बॉडी को पंप करना है। हाँ, क्या होता है जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल आपका सबसे मोटा होता है। मोटा होना भी चाहिए क्योंकि वो पूरे बॉडी को पंप करना है। पूरे बॉडी को पंप करना है तो ज़्यादा एफिशिएंट होना चाहिए उसको। अब जैसे बॉडी आपको पानी को बहुत ऊपर तक पहुंचाना है तो ज़्यादा पावर वाला पंप लगता है ना, वैसे ही ठीक ये होता है कि पूरे बॉडी में आपको ब्लड भेजना है तो वो चैम्बर आपका मोटा होना चाहिए जो अच्छे से पंप कर सके एफिशिएंटली। जो बोल रहा था एक झिल्ली होती है हार्ट के अराउंड, क्या नाम है उसका? नाम खुद सोचो, खुद से क्या होना चाहिए? हार्ट के चारों तरफ पेरी, और क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियम, वेरी गुड। पेरिकार्डियम होता है मेम्ब्रेन एक, जो क्या करता है बेसिकली उसको फ्रिक्शन से बचाता है। अब हार्ट पंप कर रहा है, फ्रिक्शन तो होगा ना, तो पेरिकार्डियम जो होता है उसमें एक फ्लूइड होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। पेरिकार्डियल फ्लूइड की वजह से फ्रिक्शन कम होता है, तो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है बॉडी का जो डेवलप करती है एवोल्यूशन के दौरान। क्लियर है हार्ट यहाँ तक? एक कार्डियक साइकिल जो होता है कितने मतलब टाइम कितना लगता है कार्डियक साइकिल में? 0.8 सेकेंड, लिख लीजिए उसको। हो गया? ऑन एन एवरेज जो पेस मेकर ऑफ हार्ट क्या होता है? ऐसे नोट लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं तो फिर रिमेंबर कर सकते हो, उसको याद रख सकते हो। कहाँ पे होता है ऐसे नोड? उसका पोजीशन क्या है? राइट एट्रियम, राइट एट्रियम में होता है, ठीक। अब ये जो हार्ट है इससे रिलेटेड, हार्ट या सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड कुछ डिजीज पूछे जाते हैं। क्या क्या डिजीज बताया था? मैं कल ही बताया था ना आप लोगों को। क्या क्या बताया था? हार्ट अटैक, वेरी गुड। और कार्डियक अरेस्ट। क्या डिफरेंस होता है? बोलो, सही बोल रहे हो। वेसल्स होते हैं पतले, पतले तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो लूमेन होता है, जो उसका जो क्या बोलूँ मैं, डायमीटर, या जो उसका जो ये डायमीटर है ना, ये जो होता है नैरो हो जाता है। नैरो हो जाता है, कभी कभी कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाता है। हाँ, ब्लॉक हो जाएगा तो फिर क्या होगा? आगे ब्लड जा पाएगा? नहीं जाएगा। सेल्स को ब्लड नहीं मिलेंगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा? सेल्स मरेंगी। सेल्स मर जाएंगी तो क्या, मान लीजिए लेफ्ट वेंट्रिकल का ही आपका आर्टरी ब्लॉक हो गया, ठीक है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल का काम क्या है? पूरे शरीर में ब्लड पंप करता है ना लेफ्ट वेंट्रिकल, वही आर्टरी ब्लॉक हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल के सेल्स मर गए, ब्लड पंप कर पाएगा आपके बॉडी में? उस कंडीशन में क्या होगा उस पेशेंट का? निपट जाएगा। ये होता है, ठीक। ये हो गया आपका हार्ट अटैक। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? कार्डियक अरेस्ट में अब क्या होता है, ये जो होता है मेनली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में डिस्टर्बेंस के कारण होता है। ऐसे नोट क्या करता है? इम्पल्स जनरेट करता है। इम्पल्स जनरेट करता है तो हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है। अब कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, ऐसे नोट में ही डिफेक्ट होता है, या तो वो इम्पल्स बहुत कम कर देगा या तो इम्पल्स ही जनरेट नहीं करेगा। उस कंडीशन में कुछ समय तक कौन टेक ओवर कर सकता है? एवी नोड, मतलब ऐसे नोड के काम को एवी नोड ले सकता है। अब बॉडी जो होती है अपने आप को अडाप्ट करती है। अभी जैसे लग रहा है बॉडी को कि मुझे 1 मिनट में 60 से 100 बार धड़कना चाहिए, तो किसकी मानेगा वो? ऐसे नोड। ऐसे नोड काम नहीं कर रहा है तो फिर किसकी सुनेगा वो? एवी नोड। एवी नोड में कुछ समय तक काम चला लेगा बॉडी, लेकिन उसको अब हार्ट को जो है ऐसे अपना प्रोग्राम्ड है कि 1 मिनट में अगर 60 से 100 बार धड़क रहा है तो एफिशिएंटली आपका वर्क हो पाएगा। अगर वो
45 से 50 बार या 60 बार धड़क रहा है तो एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगा, कुछ समय बाद फेलियर हो जाता है। उस कंडीशन में फिर थोड़ी देर बाद इंसान कोलैप्स कर जाता है, निपट जाता है। ठीक, ये हो गया आपका कार्डियक अरेस्ट। एक होता है हार्ट अटैक हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया। हार्ट फेलियर क्या होता है? हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना। अब काम है उसका ब्लड को पंप करना। हार्ट जो है ब्लड को पंप ही नहीं कर पाएगा एफिशिएंटली या जितना रिक्वायरमेंट है, तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे? हार्ट फेलियर। जो मैं बता रहा था ना कि अगर ब्लड जो है मान लो लेफ्ट एट्रियम से आपके जा ही नहीं पा रहा है उधर लेफ्ट वेंट्रिकल में, या बहुत कम जा रहा है, जितना जाना चाहिए उतना नहीं जा रहा है, तो उस कंडीशन में बोलेंगे कि हार्ट जो अपने काम को कर पाने में फेल है, हार्ट फेलियर। ये होता है हार्ट फेलियर। तीनों चीज़ें अलग होती है, बोलचाल की भाषा में हम बोल देते हैं हार्ट अटैक है, ये है वो है, बट तीनों चीज़ों का सिग्निफिकेंस अलग होता है, तीनों चीज़ें अलग होती हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के बारे में पता है? कल बताया था आप लोगों को, ब्लड, हार्ट को ब्लड कौन से वेसल सप्लाई करते हैं? कौन सी आर्टरीज? अब हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए होगा ना सरवाइव करने के लिए, तो हार्ट को खून कौन पहुंचाता है हार्ट तक? उसको भी कोई सी वेसल्स तो होंगी, कोई धमनी, कोई शिरा, कुछ तो होगा। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, नाम से समझ आ रहा है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो हार्ट को ब्लड कौन सी आर्टरी पहुंचाती है? कोरोनरी आर्टरी। जो हार्ट की जो वॉल्स होती हैं उनमें कोरोनरी आर्टरीज होती हैं। ठीक, तो बताया था ना एज रिलेटेड प्रोसेस होता है मैंने, कि समय के साथ ल्यूमेन जो होता है नैरो होते जाता है। फैटी डाइट लोगे, आपका डाइट अच्छा नहीं है, समय के साथ साथ क्या होता है, वेसल्स होते हैं नैरो होने लगते हैं। नैरो होंगे तो एक टाइम के बाद क्या होता है कि कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाता है। कम्प्लीटली ब्लॉक हो गया तो फिर क्या होगा पेशेंट, मतलब सेल्स मरेंगी, हार्ट सेल्स है ना, डेड होंगी। हार्ट सेल्स डेड होंगी, हार्ट जो है ब्लड पंप नहीं कर पाएगा, पंप नहीं कर पाएगा, बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, पेशेंट डेथ हो जाएगा पेशेंट का, है ना। तो ये होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ मतलब कि जो कोरोनरी आर्टरीज़ हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही हैं उनमें डिफेक्ट आ रहा है, उनमें दिक्कत आ रहा है। ये चीज़ें हैं, समझ में आया आपको? इसको लिखाना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले वही लिख लो, क्या बोलते हैं, कार्डियक अरेस्ट लिख लो, कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट जो होता है ब्रेन जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में डिस्टर्बेंस के कारण होने वाला एक इंसिडेंस बोल सकते हो, या कार्डियक अरेस्ट जो होता है हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में डिस्टर्बेंस के कारण होता है। एक हो गया कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD करके लिख लो इसको ब्रीफ में, CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो होता है मेनली ब्लॉकेज के कारण होता है। जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं उनमें समय के साथ साथ ब्लॉकेज आ जाता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज ये आगे चल के इसमें प्रोग्रेस करेगा, क्या बनेगा आगे जाके? कोरोनरी आर्टरी डिजीज आगे जाके क्या होगा? हाँ हाँ बोलो बोलो। हार्ट अटैक, वेरी गुड। हार्ट अटैक में ही प्रोग्रेस करता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो हार्ट अटैक अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, उसी में आप कर सकते हो। हार्ट फेलियर में क्या हो रहा है, ना हार्ट में ब्लॉकेज है आपके, ना इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में दिक्कत है, बस उसके पंपिंग मैकेनिज्म में दिक्कत आ रही है। ठीक, तो ये होता है हार्ट फेलियर। एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहा है, काम तो कर रहा है बट जितना रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी का उतना नहीं कर पा रहा है। ठीक, अब जैसे एग्जाम देते हैं, पास होने के लिए मान लो 50% मार्क्स चाहिए, आए हैं आपके 40, पास होने के लिए 50 चाहिए, काम तो कर ही रहे हो, 40 लाए ही हो बट पास नहीं हो आप, है ना, फेल ही हो। चलो भाई देख रहा है, ये क्लास खत्म करना है लग रहा है। ज़्यादा लंबा तो नहीं खींच रहा है क्लास, बोरिंग तो नहीं हो रहा है? आर्टरीज कल बताया था ना, वेसल्स कितने टाइप के होते हैं? आर्टरी, वेन और
एक और होता है ना, कितने टाइप के होते हैं वेसल्स जो खून को पूरे शरीर में लेके जाती हैं, कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? आर्टरी, वेन, एक और होता है कैपिलरी, सुने हो? केशिकाएं बोलते हैं आई थिंक, है ना? हाँ, कैपिलरी होता है। 3 टाइप के होते हैं, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज। तीनों में डिफरेंस पता है आप लोगों को कैसे? हाँ बताइए। हम्म 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 ठीक है, एक हद तक ऐसा बोल सकते हैं, बट जो मेनली जो आप अगर आप टेक्निकल जाओ या एक्यूरेटली जाओ तो क्या होता है कि जो आर्टरीज रहती हैं, ऐसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। यहाँ लिखते जाता हूँ मैं। वेसल्स जो होती हैं 3 टाइप की होती हैं, ए आर्टरीज, वेन्स और क्या होती हैं, कैपिलरीज। केशिकाएं बोलते हैं आई थिंक इसको हिंदी में, ठीक। आर्टरीज जो होती हैं क्या, कौन सा ब्लड कैरी करती हैं? लिखते जाओ, मैं बोलते जा रहा हूँ, ठीक है। आर्टरीज में कौन सा रक्त प्रवाह होता है, शुद्ध की अशुद्ध? आर्टरी, आर्टरी धमनी, शुद्ध ना, हाँ लिखो उसमें शुद्ध रक्त या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो भी लिखना है आपको। वेन्स में कौन सा ब्लड फ्लो होता है? अशुद्ध, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ज़्यादा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा रहता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा रहती है, ऐसा नहीं कि गंदा खून है, ठीक है। कैपिलरीज क्या होती हैं? अब देखो, आर्टरीज हैं दूर लेके जा रही हैं, वेन्स जो हैं ब्लड को हार्ट की ओर ला रही हैं, इन दोनों को जो जोड़ने के लिए जो वेसल्स होते हैं वो होती हैं कैपिलरीज, ठीक। हो गया यहाँ तक? आर्टरीज में कितने लेयर होते हैं? कल बताया था आप लोगों को, नाम भी बताए थे आप। कितने लेयर होते हैं? 3। क्या क्या होते हैं, नाम पता है? हाँ वेरी गुड। एक्सटर्ना में मतलब बाहर, मीडिया मतलब मिडिल में, और ट्यूनिका इंटीमा या इंटरना जो इनर लेयर होता है। 3 लेयर होते हैं। वेन में कितने लेयर होते हैं? कितने होते हैं? वेरी गुड, 3 होते हैं। डिफरेंस क्या होता है दोनों में, आर्टरी और वेन में? इसमें भी आर्टरी में भी 3 लेयर हैं, वेन में भी 3 लेयर हैं, दोनों में अंतर क्या होगा फिर? थिकनेस का होता है, ठीक। ये जो होता है आपका, इसका कैलिबर जो होता है, मान लो आप ऐसा है अगर, ठीक है, तो इसका कैलिबर इतना होगा। अब वो 3 लेयर इमेजिन कर लो, ठीक? तो क्या दिख रहा है दोनों में, अंतर क्या दिख रहा है? कौन मोटा लग रहा है, कौन पतला लग रहा है? आर्टरीज जो होती हैं, वॉल्स जो होती है उसकी मोटी होती है, वेन्स की वॉल्स जो होती हैं पतली होती है, लेकिन लेयर 3 ही होते हैं दोनों में। तो कौन से लेयर में अंतर आता है? कल बताया था ना, इसमें मिडिल लेयर में, ट्यूनिका मीडिया में। मीडिया जो होता है इसमें बड़ा होता है, मस्कुलर लेयर जो होता है मोटा होता है, ठीक है। इसको लिख लिए, 3 लेयर होते हैं आर्टरीज और वेन्स के। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका लिख देता हूँ मैं। एक्सटर्ना यहाँ लिख देता हूँ, ये होता है ट्यूनिका एक्सटर्ना। फिर ट्यूनिका मीडिया, फिर आता है ट्यूनिका इंटीमा या इंटरना। ये 3 लेयर होते हैं, ठीक है। सेम वेन में भी होते हैं। कैपिलरी में कितने लेयर होते हैं? कुछ तो होगा ना, तभी तो हम कैपिलरी बोल रहे हैं। कोई बस एक लेयर, वेरी गुड। कौन सा लेयर रहता है? हाँ, इनर लेयर रहता है सबसे, जो ट्यूनिका इंटीमा होता है, ट्यूनिका इंटरना होता है, सिर्फ वही लेयर होता है उसमें, ठीक।
उसी की वजह से, क्योंकि जस्ट बिकॉज उसमें से एक सिंगल लेयर है सिंगल सेल का, उसी वजह से वो जो होता है जोड़ने का काम करता है आर्टरी और वेन को। और ट्रांसफ्यूजन जो होता है, जो लंग्स में होते हैं ना, मेनली कैपिलरीज होते हैं, वहीं से क्या होता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वहाँ से CO2 जो होता है कैपिलरीज के थ्रू आपके ब्लड स्ट्रीम से होकर लंग्स में जाएंगी। एल्वियोलाई जो होता है ना, ऐसे रहता है, देखो ये आपका एल्वियोलाई है, ऐसे रहती हैं आपकी कैपिलरीज, ठीक है। ये कैपिलरी है सिंगल लेयर। तो यहाँ से क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अशुद्ध रक्त है, इसमें CO2 ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आ गया आपके एल्वियोलाई में, है ना। इन्वायरमेंट में कितना परसेंट रहता है ऑक्सीजन? 21%। इसमें उसका प्रेशर बहुत कम रहता है। तो क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है आ जाती है इन्वायरमेंट से ब्लड में, ऐसे होता है ऑक्सीजनेशन या प्योरिफिकेशन ब्लड का। ये क्या है, ये जो वेसल बनाया मैंने अभी तो बता रहा हूँ, जो क्या है कैपिलरीज। क्यों होता है ये ट्रांसफ्यूजन या क्या डिफ्यूजन क्यों हो पा रहा है? क्योंकि ये पतली है, सिंगल लेयर्ड है, एक ही कोशिका का सेल लेयर, ऐसे रहता है ये। माइक्रोस्कोपिक देखोगे ना आप, ऐसे रहता है, एक एक सेल से बने रहता है ये लेयर, ठीक है। तो इसकी वजह से इसमें से ट्रांसफ्यूजन हो पाता है आपका। कहाँ पे? प्रेशर ग्रेडियंट से होता है। प्रेशर जैसे अब ऊपर टंकी रहता है अपना, है ना, टंकी में पानी कैसे आता है? प्रेशर की वजह से ही आता है, वैसे ही रहता है। इसमें प्रेशर कम है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन जो होती है, हर चीज़ ज़्यादा से कम की ओर आती है ना। जैसे अब पानी को आप ढाल से नीचे गिराओगे तो पानी ऊपर नहीं जाती, नीचे आती है ना, क्योंकि ग्रेविटी खींचती है, प्रेशर कम है ना। तो वैसे ही होता है कि ब्लड वेसल्स जो है उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर कम है, ऑक्सीजन का प्रेशर इसमें ज़्यादा है एल्वियोलाई में, तो ऑक्सीजन जो होती है यहाँ से ब्लड वेसल में आ जाती है, ठीक, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से। और CO2 जो है यहाँ ज़्यादा है, सॉरी ब्लड में ज़्यादा है, इन्वायरमेंट में कम है, तो CO2 जो है बाहर चले जाती है। सिंपल सा प्रोसेस होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ख़त्म करते हैं फिर क्लास आज। यहाँ तक क्लियर है? कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग कल पूछ लेना। कल क्या पढ़ना है टॉपिक बताओ, फिर मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊँगा, नहीं तो कल के लिए रुक जाइए, मैं आप लोगों को टॉपिक बता देता हूँ। नर्वस सिस्टम पढ़ना है कि ह्यूमन आई पढ़ना है? नर्वस सिस्टम, ठीक है, कल नर्वस सिस्टम पढ़ाते हैं, ठीक है। आज का क्लास समाप्त। कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग कांटेक्ट कर लेना यहाँ, मैं कुछ क्लियर कर दूँगा, ठीक है।